ठीक है। जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत जो ये झारखंड में वन का चैप्टर चल रहा है, जंगल का जो अध्याय चल रहा है, उसका ये 10वां भाग है। और इस 10वें भाग में हम लोग झारखंड में इको सेंसिटिव जोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक को मैक्सिमम टीचर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अपने को इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। तो प्यारे दोस्तों, सेंसिटिव जोन क्या हैं? झारखंड में कितने सेंसिटिव जोन हैं? कितने सेंसिटिव जोन बनेंगे? कितने सेंसिटिव जोन और होने चाहिए? इन सभी विषयों पर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? तो प्यारे दोस्तों, चलिए पहले आप इन चीज़ों को समझिए। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, मान के चलिए मैं मान रहा हूं कि ये एक अभयारण्य है, ये एक अभयारण्य है। तो अभयारण्य, तो मान के चलिए कि वन्य जीव अभयारण्य में कोई सा भी अभयारण्य, कोई सा भी है, तो वन्य जीव अभयारण्य में जीव जंतु रहते हैं, निश्चित रूप से रहते ही है, तो अभयारण्य क्यों है? तो जीव जंतु रहते हैं। तो चलिए हमने यहां पे लिख दिया जीव जंतु। जीव जंतु इस अभयारण्य में रहते हैं। अब देखिए, तो प्यारे दोस्तों, देखिए, जब जीव जंतु रहते हैं ना, और सपोज दैट कि इस अभयारण्य के बाउंड्री पर कोई उद्योग लगाया जा रहा है, कोई उद्योग लगाया जा रहा है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? जस्ट बाउंड्री पर लग रहा है, मतलब बाउंड्री से थोड़ा सा 1 फीट 2 फीट छोड़ के, उसका प्रभाव क्या होगा प्यारे दोस्तों? वहां से प्रदूषण बढ़ जाएगा उस जगह पर। वायु प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी, सभी प्रकार के जल प्रदूषण भी। तो क्या होगा? उसका असर जीव जंतु पर होगा, निसंदेह होगा। निर्माण कार्य भी अगर यदि होता है उस अभयारण्य के आसपास, बाउंड्री के पास, तो क्या होगा? उसका असर क्या होगा? कि इन सभी चीजों का असर यह होगा कि जीव जंतु और सुरक्षा महसूस करेंगे, निसंदेह और सुरक्षा महसूस करेंगे। तो क्या करना चाहिए कि वो सुरक्षित महसूस ना करें, जीव जंतु बिल्कुल भी फ्री होकर घूमें। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, अगर यदि यहां पर उद्योग धंधा कोई लगेगा, तो क्या होगा कि बाउंड्री के आसपास में कोई जीव जंतु आ पाएगा? नहीं, कर कोए बहुत ढंग की आवाजें आएगी यहां पर। तो यहां पर तो बाउंड्री के पास जीव जंतु नहीं आ पाएगा, बीच में ही सुटका रहेगा। जीव जंतु बीच में ही सुटका रहेगा, बाउंड्री तक फ्री होकर, स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, देखिए, एक जबरदस्त उपाय कि इसके चारों बगल कुछ क्षेत्र तक एक जोन बना देना चाहिए।
और उस जोन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो। इसके बाद निर्माण कार्य हो जाए, यहाँ इसके बाद निर्माण कार्य हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जोन में कोई निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तो ये जो जोन जो बना, जो अभयारण्य के चारों ओर एक निश्चित सीमा तय की गई, और ये जो जोन जो बना, इसी को इको सेंसिटिव जोन कहेंगे। समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझना है। ये जो जोन बना, इसी को इको सेंसिटिव जोन कहेंगे। और ये कितना एरिया रहता है प्यारे दोस्तों, इसकी दूरी कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों, इसकी दूरी होती है 10 किलोमीटर। इसको भी याद रखना आपको चाहिए कि 10 किलोमीटर का एरिया रहता है चारों बगल, जो कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। बहुत अच्छी बात। जीव जंतु के संरक्षण के लिए श्रेणी में जो जीव जंतु हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके मन में असुरक्षा का भाव न आए, इसके लिए इको सेंसिटिव जोन बनने ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपने इको सेंसिटिव जोन को समझ लिया। अब देखिए, इको सेंसिटिव जोन कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे आया। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने एक एक्ट को पारित किया, एक अधिनियम को पारित किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इसी के अंतर्गत पर्यावरण संवेदी क्षेत्र की घोषणा की गई कि ये क्या है प्यारे दोस्तों, यही इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन ESZ, इको सेंसिटिव जोन। तो पर्यावरण संवेदी क्षेत्र हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में ESZ बोलेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही इको सेंसिटिव जोन का प्रावधान है। चलिए, यह बहुत जबरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा झारखंड की तरफ लौटते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मार्च 2002 में, मार्च 2012 में, माफ कीजिएगा प्यारे दोस्तों, मार्च 2012 में एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। सबसे पहला इको सेंसिटिव जोन मार्च 2012 में झारखंड सरकार के द्वारा किसे घोषित किया गया? ये जबरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों, दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में। तो इस दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। मतलब इस अभयारण्य के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र तक कोई भी निर्माण कार्य, उद्योग धंधे विकसित नहीं हो सकते हैं। वैसा कुछ कार्य नहीं हो सकता है जिससे कि जीव जंतु को खतरा हो सके, जीव जंतु का जीवन किसी भी रूप में इफेक्टिव हो सके। इसके लिए दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया गया। पहला 2012 ईस्वी में, मार्च 2012 ईस्वी में। चलिए प्यारे दोस्तों, और 8 इको सेंसिटिव जोन प्रस्तावित हैं, बनने हैं।
8 इको सेंसिटिव जोन बनने हैं, प्रस्तावित है। वो कौन कौन सा है प्यारे दोस्तों, इसका पूरा सूची है यहाँ पर। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज इको सेंसिटिव जोन बनने हैं, बने नहीं हैं। दूसरा, पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयनी गिरिडीह और तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयनी धनबाद, ये दोनों को मिलाकर एक इकोसिस्टम जोन बनने हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पास में हैं। तो क्यों नहीं दोनों को ही मिलाकर एक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए, इसके लिए ये भी प्रस्तावित है। पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयनी गिरिडीह का और तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयनी धनबाद का। चलिए प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर और कौन सा? तीसरा नंबर पालकोट वन्य प्राणी आश्रयनी गुमला, इसे भी इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं, प्रस्तावित है। अगला, गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रयनी कोडरमा, इसे भी इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं। पांचवा, कोडरमा वन्य जीव आश्रयनी कोडरमा, इसे भी इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं। अगला, लावालोंग वन्य जीव आश्रयनी चतरा, इसे भी इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं। सातवां, बेतला नेशनल पार्क लातेहार, इसे तो बनाने ही चाहिए क्योंकि नेशनल पार्क है भाई। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क। आठवां, हजारीबाग वन्य जीव आश्रयनी हजारीबाग, ये भी इकोसिस्टम बनने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने 8 इको सेंसिटिव जोन प्रस्तावित हैं, बनने हैं, एक तो बन चुके हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गिरिडीह वाला और धनबाद वाला दोनों एक जगह है, तो दोनों को मिलाकर एक इको सेंसिटिव जोन बनने हैं। लेकिन तो पालकोट और गौतम बुद्ध आश्रयनी, पालकोट नहीं प्यारे दोस्तों, देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रयनी कोडरमा वाला और कोडरमा वन्य जीव आश्रयनी कोडरमा वाला, इन दोनों को मिलाकर एक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये दोनों बहुत दूर में है। इसके लिए दोनों कोडरमा जिला में ही है, लेकिन हैं बहुत दूर में। इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि बनाने हैं, प्रस्ताव में आ चुका है। लेकिन कुछ वैसे भी जैविक उद्यान हैं जिसे इको सेंसिटिव जोन बनाने चाहिए, उसके भी आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहिए। वो कौन कौन से जैविक उद्यान हैं? तो प्यारे दोस्तों देखिए, आपको तो मालूम है, आपको मालूम है कि देखिए जैविक उद्यान कौन कौन से हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मानसी रांची बनाने चाहिए, इसे भी इको सेंसिटिव जोन, इसे भी घोषित करने चाहिए, इसके आसपास के क्षेत्रों को। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रुक्का रांची, इसके भी आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। बिरसा मृग विहार, कालामाटी जंगल खूंटी और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, इन सभी को भी के भी आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने चाहिए। ये तो चाहिए और ये तो होंगे और ये तो हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, और भी जो भी आश्रयनी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उसको संरक्षित करने के लिए झारखंड सरकार भारत सरकार के सहयोग से बहुतों कार्यक्रम चला रही है। उन सभी कार्यक्रमों की जानकारियां आपको मैंने भाग 9 में दे दिया है। आप भाग 9 को भी देखिएगा प्यारे दोस्तों। और ये वन का जो चैप्टर जो है ना, ये 14वां नंबर चैप्टर, इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग हैं, एक और भाग अंतिम आएगा प्यारे दोस्तों, कि जो जंगली जानवरों से मृत्यु होती है या किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो कितना कितना मुआवजा का प्रावधान है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वो भाग 11 और वो अंतिम रहेगा।
अब जंगल से संबंधित भाग 11, उसके बाद और कोई भाग आने वाला नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। आपसे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हो, ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।